All right, Ji. A very good morning to all. Today we are going to start with paper 6A of Group 2 of CA Intermediate. पेपर 6A का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो ये 50 मार्क्स की वेटेज रखेगा, और जो रिमेनिंग 50 मार्क्स है पेपर नंबर 6B दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो आपको अंकिता मैम पढ़ाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि जब एफएम खत्म हो जाएगा क्लासेस में तो अंकिता मैम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। वो ये भी होगा कि एफएम भी चल रहा है और एक और स्लॉट में एसएम भी लेटर स्टेज पर शुरू हो सकता है। बोथ ऑफ दीज आर टोटली सेपरेट सब्जेक्ट्स विद नो लिंकिंग व्हाटसोएवर। ठीक है जी। अब एफएम सब्जेक्ट में या कोई भी सब्जेक्ट रहता है, जब हमारे पास सबसे पहले आता है तो हमको ये सोचना चाहिए ये सब्जेक्ट क्या है और क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जब भी कोई भी नया सब्जेक्ट आए आप हमेशा अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे। अब व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले एक बार इंट्रोडक्टरी तौर पर हम समझते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोगों ने बचपन में मैनेजमेंट नाम का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, राइट? कैन यू डिफाइन मैनेजमेंट टू मी? पांच फंक्शन थे: प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट के बगल में वर्ड डाल दिया हमने फाइनेंस। तो फाइनेंस की प्लानिंग, फाइनेंस की डायरेक्टिंग, फाइनेंस का कंट्रोल। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये देखना पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ को जा रहा है, कितना पैसा बचाना है, कितना खर्च करना है, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। और बाय दिस डेफिनेशन आप लोग बचपन से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते आए हैं। आपके फैमिली में जो ब्रेड विनर्स हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी डे टू डे लाइफ में कर ही रहे हैं। ठीक है जी। आप लोग बचपन से कैसे करते आ रहे हैं? पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी ना भी मिलती हो तो जब हम नमस्ते करते हैं अपने गेस्ट को, ये जाते हुए वो पैसे दे देते हैं, फिर उस पैसों का हम सोचते हैं चलो पैसा तो आ गया, अब इसको कैसे खर्च करना है। कल दोस्त के साथ मूवी का प्लान बन रहा है या पिज्जा पार्टी का प्लान बन रहा है, जाए कि ना जाए यार, 1000 रुपया तो खर्च हो ही जाना है। किस आउटिंग में जाओ मिनिमम 1000, तो आज की डेट में मिनिमम है 1000। ठीक है, उससे ज्यादा भी कि बचा के रखूं। अच्छा राखी आ रही है, बहन को गिफ्ट भी देना है, वो चिल्लाएगी नहीं तो। ये नहीं सोचता लड़का, नहीं सोचती, लड़कों को थोड़ा सा क्या पता सोचना पड़ता हो, है ना। दोस्त का बर्थडे आ रहा है, उसके गिफ्ट भी है, बार बार घर पे पैसे नहीं मांग सकते, पहले ही मांग चुके, डांट पड़ने वाली है। हम भी तो सोचते हैं ना इन चीजों के बारे में। ठीक है। अच्छा, घर से निकलते वक्त पेरेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, कई बार वो पॉकेट में डाल देते हैं, बेटे 500 ले जाओ, होनी चाहिए अपने पास कैश ना। वो 500 आज खर्च करना है कि परसों खर्च करना है, सोचना पड़ता है, राइट? आप ये सोचो, यही काम जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरी फैमिली में ब्रेड विनर मेरे पापा हैं। तो अगर मैं बचपन में अपने पापा से कुछ भी पैसे मांगने जाते थे, ये थोड़े ना बस जो मांगा हाथ में रख दिया जी। उनका एक, हर फैमिली का एक पेट डायलॉग है, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? ऐसे बचाना सीखो, बचत करनी सीखो, बचत बचत बचत, सारा टाइम सेविंग 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 लगा रखा होता है उन्होंने। तो क्या है, कितना पैसा खर्च करना उस टाइम पर, कितना बचाना है आगे के लिए, ये सब भी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। और एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए सोचो, ये तो प्रॉपर एक फंक्शन हो गया, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट ही हो गया, सेपरेट डिपार्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक सेपरेट सीईओ, हम बोलते हैं फाइनेंस सीईओ, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर आर सेपरेटली हायर्ड। एंड व्हाट इज देयर रोल? उनका यही रोल है, ये देखना पैसा कहाँ से लाना है, व्हाट हैज टू बी द सोर्स ऑफ फंड्स। अब मुझे बताओ, एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए व्हाट कुड बी द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स? कंपनी के लिए पैसा कहाँ से आ सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में भी आगे इक्विटी, प्रेफरेंस, फिर उसके बाद आपने लोन बोला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स भी आखिर एक बोरोइंग ही होती है। अच्छा, एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या है? पहले की बचत, मतलब पहले प्रॉफिट था, उसको सारा का सारा डिविडेंड नहीं बांटा, कुछ रिटेन कर लिया, रिजर्व एंड सरप्लस में रख लिया। और ये रिजर्व एंड सरप्लस रखने का लॉजिक क्या है? आगे कल को एक्सपैंड करना हो तो ये काम में आ सकता है। इनफैक्ट सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है, इन हाउस पहले से ही तैयार पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, हम इन सोर्सेज के बारे में बड़ी डिटेल में बात करते हैं पूरे सब्जेक्ट में। तो ये तो हो गया पैसा कहाँ से आएगा। अब पैसा कहाँ लगाना है, पैसा इकट्ठा तो कर लिया, प्रोजेक्ट ए में लगाना है, प्रोजेक्ट बी में लगाना है।
फैक्ट्री छोटी सेट करनी है, बड़ी सेट करनी है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये वाला काम भी कहीं ना कहीं वो डिसाइड करते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना कि बस जो प्रोजेक्ट सामने आया हाँ जी ले लो जी, देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, it is the planning for finance as to what is the source of fund and where those funds are to be directed. कंट्रोल फंक्शन दिया जाता है कि एक्चुअली इवैल्यूएट करना कि क्या हमारा फाइनेंस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। मान लो आपने पैसा तो रेज कर लिया, लोन पर रेज किया, आपने इंटरेस्ट दिया 8%, बट पैसा ये जिस प्रोजेक्ट में लगाया वो 8% की अर्निंग्स नहीं जनरेट करना, ये भी तो देखना पड़ता है ना हमें। तो क्या हमारा वो प्रोजेक्ट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, क्या हमारा फाइनेंशियल डिसीजन सो फार अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये कंट्रोल पर्पस आ गया जी। ठीक, ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आपको जब आपकी बुक मिल जाएगी तो देयर इज अ प्रॉपर थ्योरी चैप्टर जिसमें ये सारी इंट्रोडक्शन डिस्कस है, हम बाद में दोबारा से टेकअप भी कर लेंगे, बट अभी कुछ रेलेवेंट बातें ही। नेक्स्ट चीज, क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी, व्हाई देयर इज अ सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग सच टाइप ऑफ डिसीजंस, क्यों करना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, बेसिकली यहाँ पर सवाल आ जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट वर्ड को पढ़ो, हम बोलते हैं एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है टू अर्न प्रॉफिट्स, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का अगर एक फंक्शन है फाइनेंस, तो उसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो हम बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव। बट जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है यार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी दी ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रॉफिट वर्ड में ही प्रॉब्लम, प्रॉफिट वर्ड में ही प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉफिट वर्ड अपने आप में एक बहुत ही ना वेग वर्ड है, बिकॉज प्रॉफिट बहुत तरीके के एग्जिस्ट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, कोई ग्रॉस प्रॉफिट होता है, कोई नेट प्रॉफिट होता है। फाइनेंशियल टर्म्स में ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो भी तो प्रॉफिट है। ईबीटी भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पैट, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हो तो आप बोलते हो अर्निंग्स लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट लेफ्ट फॉर इक्विटी, काय का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वर्ड, खाली प्रॉफिट वर्ड यूज करना इज अ वेरी वेग टर्म, and this is something which can be easily manipulated। अगर आपने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है आर्टिफिशियली अच्छी दिखानी है, बुक्स कैन बी कुक्ड वेरी वेरी इजीली इंटरनली। ठीक है जी, अगर आपने स्टेक होल्डर्स को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रेजेंट करने हैं, आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। और प्रॉफिट इज समथिंग विच इग्नोर्स रिस्क, लिखना नहीं है, ये सब आपको प्रिंटेड नोट्स में बाद में मिल जाएगा। ये इग्नोर्स रिस्क कैसे, मान लो एक प्रोजेक्ट है ए, एक प्रोजेक्ट है बी, इधर प्रॉफिट 50,000 का दिखाई दे रहा है, इधर प्रॉफिट 1 लाख का दिखाई दे रहा है। गोइंग बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपने प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट कर लेना। बट अदर क्वालिटेटिव फैक्टर भी है कि ये फैक्ट्री बी जो है ना, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया में सेटअप हो रही है, और ये बिल्कुल फ्री जोन में सेटअप हो रही है, लेस रिस्की जोन में सेटअप हो रही है। तो रिस्क नहीं कंसिडर हुआ ना, अगर हम खाली प्रॉफिट के पीछे पड़े रहे तो हम बाकी क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं कंसिडर कर पाएंगे। तो प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव कंसिडर इग्नोर्स रिस्क, इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं तो क्या, अब नेक्स्ट क्या बन जाएगा, हम बोलते हैं बेटर एंड सुपीरियर ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का सिंपली मतलब होता है हमारे कॉर्पोरेट एंटिटी के अल्टीमेट ओनर्स कौन होते हैं, अल्टीमेट ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की जो होल्डिंग है, जितने उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, उनकी वेल्थ कैसे पता चलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के हिसाब से। अगर मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर है जी, और एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 100 रुपया चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास वैल्यू ऑफ माई होल्डिंग इज कितनी, 1000 रुपया। एंड आई वुड वॉन्ट माई होल्डिंग की वैल्यू टू बी एप्रिशिएटेड ऑलवेज, कि हमेशा ऊपर जाती रहे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी यही रहता है, वो कहते हैं कि हमने पैसा लगाया कंपनी में, हमारी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट होती रहे, उसको डिनोट किया जाता है ना वेल्थ से, वेल्थ कह लो या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के। नाउ अब ये क्यों एक बेटर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज समथिंग विच इज नॉट वेग, एक ही चीज है जी, और मार्केट डिटरमिन्ड है, तो ये मैनिपुलेट भी नहीं हो सकती, इजिली मैनिपुलेट नहीं हो सकती, ऑन पेपर मैनिपुलेट नहीं हो सकती, होती है प्रैक्टिकली, बट क्या वो करना आसान काम है आपके मेरे लिए, कि किसी को पता नहीं चलेगा और मैं मार्केट वैल्यू और शेयर इन्फ्लुएंस करूं, नहीं आसान होता जी।
मैं ये नहीं कह रही हूँ इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट, मैं कह रही हूँ इजी टू मैनिपुलेट वाली बात नहीं है वहां पर। एंड ऑल्सो अगर एक कंपनी के सीएफओ ने रिस्की डिसीजन ले लिया, शेयर होल्डर आज की डेट में हर कोई पढ़ा लिखा है जी, ये बात कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को पता चल जाएगी कि गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो क्या होगा इम्पैक्ट, एक बार ही सोच। अगर शेयर होल्डर्स को पता चल गया कंपनी के सीएफओ ने गलत फैसला ले लिया, क्या हो जाएगा, शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। और ये बात किसको प्रेफरेबल नहीं है, सीएफओ को भी पता है कि मैं गलत फैसला लूंगा, मेरी छुपा नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली सीएफओ वुड आल्सो वांट टू टेक अ डिसीजन which goes according to the shareholders, which considers risk also। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ये रिस्क जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसीडर करके ही बात करता है। ठीक है जी। चलो अब लास्ट में है कि हाउ डू वी डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने ना बचपन में ये पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना 3 डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। वन इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। पूरी एफएम हमारी इन 3 डिसीजन पर है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसा कहाँ जाएगा, किस प्रोजेक्ट में जाएगा जी, और डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब होता है कि पैट आ रहा है जी, उसमें से चलो प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बच गई, ईपीएस आ गई। बेसिकली सारी ईपीएस डिविडेंड बांटनी है कि कुछ रिटेन करती है, ये डिविडेंड डिसीजन होता है। डिविडेंड देना है या नहीं देना, देना है तो कितना देना है, सारा देना है, 100% देना है या 40% देना है, तो वो डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। ठीक है जी। अभी थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है, चाहे दोबारा फिर से भी आएगा कहीं ना कहीं सिलेबस में। These 3 decisions are interrelated with each other। कैसे, आप डिविडेंड डिसीजन सोचो, आपने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि आपने अपने पास रख ली रिटेन अर्निंग्स, यही रिटेन अर्निंग्स कल को फाइनेंसिंग डिसीजन लेते वक्त कंसिडर होंगी। पैसा कहां से आएगा, हम बोलेंगे देखो कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है और कितना रेज करना है, वेदर वी शुड यूटिलाइज दिस रिटेन अर्निंग्स और नॉट। ये फैसला कहीं ना कहीं आज का डिविडेंड डिसीजन कल के फाइनेंसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया मेरे सामने एक प्रोजेक्ट आ रहा है और लेटर से अभी प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मेरे को सोर्स ऑफ फंड तो वो फाइनल करना ना जिसकी कॉस्ट विल बी लेस देन 10%। मैं पैसा कहीं मार्केट से उठाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे को 8% में मिल जाए, ठीक है ना, ताकि वही पैसा जब प्रोजेक्ट में लगा लिया तो बीच का 2% हमारी पॉकेट में जाएगा, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लेटर से कोई सोर्स ऐसा अवेलेबल है ही नहीं जो 8% पे दे रहा है, हर सोर्स मिनिमम 12% पे मिल रहा है, हर सोर्स मिनिमम 12% पे मिल रहा है, जहां से पैसा लोगे 12% या अबव आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स पड़ेगी। अब आप क्या डिसीजन लोगे, प्रोजेक्ट में पैसा ही नहीं लगाते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो कि हाँ जी पैसा लगाना है प्रोजेक्ट में, 2 करोड़ का हमारा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो जाके फाइनेंसिंग में बात आती है ना, अच्छा हमको 2 करोड़ फाइनेंस रेज कर। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों डिसीजंस भी आपस में इंटर रिलेटेड। चलो, अगर आप अपने नोट्स देखोगे तो नोट्स में आपके पास सेकंड पेज पर इंडेक्स मेंशन है जी, इंडेक्स मेंशन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप में नोट्स भेजे जा चुके हैं। हाँ जी, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 10, जिसमें से पहला चैप्टर इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इट इज गोइंग टू बी प्योर थ्योरी। जब बुक मिल जाएगी आपको तब डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर इज आल्सो प्योर थ्योरी, इसमें तेरी थ्योरी क्वेश्चन आ जाते। ठीक है जी। अब जो सेकंड चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 2018 में इसको इंटर से शिफ्ट करके फाउंडेशन में डाल दिया था, और आपने शायद फाउंडेशन में पढ़ा होगा जो बच्चे फाउंडेशन रूट से आए। मैं खुश ही नहीं थी इस फैसले से, क्योंकि बच्चे कहते हैं फाउंडेशन में भी हमने कौन सा ढंग से पढ़ा था, हम तो भूल भुला गए, और इसकी एप्लीकेशन थ्रू आउट द सिलेबस रहती है। तो मुझे ये दोबारा से कराना ही पड़ेगा, चाहे इसके ऊपर बेस्ड स्ट्रिक्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा, बट एज अ कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करवाना पड़ेगा। तो वैसे सिलेबस में नहीं है, बट हम 1-2 क्लासेस लगाएंगे इसके ऊपर। तो काम के बचे क्या, 10 में से 3 तो मैंने निकलवा दिया। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, न्यूमेरिकल चैप्टर्स 7, सो 7 न्यूमेरिकल चैप्टर्स, 2 थ्योरी फैक्टर, दैट इज गोइंग टू बी आवर सिलेबस, जिसमें से ये पहले 3 चैप्टर बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन की, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम का अपना चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन नाम का अपना चैप्टर है।
ठीक है, वर्क कैप मैनेजमेंट की फाइनेंसिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की बात करके दिस इज ऑल टुगेदर अनदर चैप्टर। और एक रेशियो एनालिसिस अगेन बचपन में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे फिर से वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी स्कोरिंग। ठीक है, थ्रू आउट द सिलेबस ये दो चैप्टर है जिन्होंने टाइम खाना है हमारा। ये दो चैप्टर जिसमें 10-12 क्लासेस, मतलब मैं अपनी गिनती भी नहीं हूँ कि 10 की क्लासेस की 12 की 15 लग जाए, मेरे को कोई गम नहीं होता। बट ठीक है, ये तो ऐसे चैप्टर्स है विच आर गोइंग टू टेक अप अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम 6 क्लासेस पर चैप्टर में वाइंड अप होने वाली बात। ठीक है जी, तो बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। मेरा एस्टिमेट जो मैंने ऑफिस में भी रिपोर्ट किया हुआ है, समवेयर बिटवीन 45 to 50 क्लासेस दिस सब्जेक्ट, एफएम सब्जेक्ट वर्थ 50 मार्क्स शुड बी ओवर। तो उस हिसाब से हम अपना टारगेट क्या बना रहे हैं? मैं अपने हिसाब से अगर टारगेट बनाऊं जनवरी मिड, नहीं तो मैक्स टू मैक्स जनवरी एंड में एफएम हमारी खत्म। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। टुडे वी आर गोइंग, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? क्या हुआ? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर लीवरेजेस। चलो जी, नोट सभी के पास है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। हाँ जी बच्चे, लीवरेज वर्ड जो है ना, ये इंग्लिश में एज लेमन सेंस भी यूज किया जाता है, और इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो होगा हैविंग एन एडवांटेज। कि सो एंड सो टीम हैज एन एडवांटेज ओवर द अनदर टीम, इसको हम बोलते हैं हैविंग समथिंग कॉल्ड एज, हैविंग एज ओवर अनदर थिंग। वो हो गया एक नॉर्मल आईआईटी है। आपका नेम? अर्जुन, आइए प्लीज बैठिए। ये नोट पास ऑन करने का सिमरन हमको प्लीज। थैंक यू सो मच। हाँ जी, यहाँ पर लीवरेज का क्या मतलब होगा, पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इधर लीवरेज क्या है। आपके सामने इंट्रोडक्टरी नोट्स में बिल्कुल पहले पेज पर है, केस 1, 10,000 यूनिट बेच रहे थे, सेल्स है ₹10 पर यूनिट, लेस वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट, इसमें 5 में से 2 पर यूनिट हमारा सैंपल्स का इंक्लूडेड है। हमें पता है सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हमने माइनस किया, तो प्रॉफिट वर्ड जो कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में बोलते थे, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आकर उसका नाम बन जाता है ईबीआईटी। और एक और नाम बनता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग इज समथिंग विच इज नॉट कंसीडरिंग इंटरेस्ट, विच इज नॉट कंसीडरिंग टैक्सेस। तो जो ईबीआईटी होता है वही कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है ना? अच्छा, आप ऐसे समझ के चलो कि ये मेरा 2019 की एक्चुअल फिगर्स थी, साल 2019 और एक्चुअल फिगर्स थी। ठीक है, हमने क्या किया, 2020 का बजट बनाया, इन एक्चुअल फिगर्स के बेसिस पर हमने 2020 का बजट बनाया, और हमने एस्टिमेट किया कि 2020 में आकर हम 20% से ग्रो कर जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि आउटपुट 10,000 से 12,000 हो जाएगा, तो हमने बोल दिया 20% मेरा आउटपुट ग्रो कर रहा है। तो मेरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट फिगर ऑफ 2020 कितनी रहेगी? अब सेल वैल्यू कितनी रियलाइज होगी? 1,20,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं वेरी क्विकली। 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट 12,000 इंटू 5 कितनी हो जाएगी? 60,000। तो रिजल्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है बच्चे? 60,000। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग जो कि अमाउंट सेम रहेगी, तो मेरे पास ईपीआईटी कितना आ गया? 50,000। ठीक हो गया जी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मच परसेंटेज ग्रोथ इन ईबीआईटी एम आई एक्सपेक्टिंग? प्रॉफिट मेरा 40,000 से 50,000 हो जाएगा, मेरी प्रॉफिट ग्रोथ कितना परसेंट है? 25%। 10,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहाँ से? 40,000 से। 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100 करके 25% मेरी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। छोटा सा ही लिखना 25%। ठीक है जी, बट बेटा ये है 2020 का बजट। हम सभी जानते हैं 2020 में क्या हुआ। हाँ, कोरोना 2020 में ही हुआ था। आपको लगता है कंपनियों की ग्रोथ नहीं होगी? नहीं, उल्टा डिक्लाइन हुआ होगा। अब 2020 में ही
असली में क्या हुआ, 2019 के कंपैरिजन में आउटपुट 70% डिक्लाइन हो गया। 20% तो क्या बढ़ा, 70% उल्टा गिर गया। फैक्ट्रियां ही बंद पड़ गई थी, कहां से आउटपुट बनेगा। तो पूरे साल का आउटपुट बना सिर्फ 3,000। तो सेल वैल्यू कितनी रियलाइज हुई, 20,000। वेरिएबल कॉस्ट 15,000। कंट्रीब्यूशन कितनी आई, 15,000। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा जी, 10,000। अच्छा, ईवीआईटी कितना रह गया, 5,000। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आउटपुट गिरा तो प्रॉफिट भी गिरेगा, कितने परसेंट से प्रॉफिट गिरा, 12.5। कैसे, 7.5 है प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट 35,000 से गिरा, कहां से गिरा, 40,000 से। क्लियर हो गया जी, ठीक है। ये देखो, ये केस वन था, या कंपनी वन बोल दो, पहली कंपनी जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, एंड ये उसका एक्सपीरियंस था 2020 का। एक और कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट में डील करती है, लेट्स कॉल इट कंपनी टू। इसका आउटपुट वगैरह सब सेम है, बट इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस है। हम नीचे पोर्शन पे जा सकते हैं, अपर पार्ट हो गया सभी के पास कंप्लीट। चलो, अब कंपनी टू के पास वही सेलिंग प्राइस है जी, बट कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि ऊपर जो ये 2 पर यूनिट का कंपनी वन फ्री सैंपल्स वाला कॉस्ट इनकर कर रही थी, कंपनी टू ये काम नहीं करती। इंस्टेड एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट इनकर करती है 20,000। ठीक है जी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी वन एंड कंपनी टू। कंपनी वन के पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा है, बट उसके पास फिक्स कॉस्ट थोड़ा कम है। कंपनी टू के पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थोड़ा कम है। अब देख रहे हो आप कि जब तक 2019 की एक्चुअल फिगर्स थी, बोथ ऑफ दी कंपनीज फॉर एक्सपीरियंसिंग सेम प्रॉफिट। ऊपर भी 40,000 था कंपनी वन के पास, इसके पास भी 40,000। ये कंपनी भी 2020 का बजट बनाते वक्त 20% आउटपुट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो अब इसके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000 की सेल वैल्यू, 36,000 का वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास 84,000 का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट पे उतना ही रहना है, तो 54,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब आउटपुट ग्रो करेगा 20% से, प्रॉफिट ग्रो करेगा 35% से। 14,000 से प्रॉफिट बढ़ा, डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, 35% प्रॉफिट ग्रोथ। क्लियर हो गया जी। बट इसके पास भी एक्चुअल जो एक्सपीरियंस रहा वो 70% डिक्लाइन कर रहा। 70% से आउटपुट गिरा, 10,000 2019 में था, 2020 में असली में है 3,000 यूनिट बिके। तो 30,000, 9,000 कंट्रीब्यूशन आई, 21,000 फिक्स कॉस्ट वही रहेगा 30,000। तो ईबीआईटी नेगेटिव में आ रहा है 9,000। ईबीआईटी गिरा, ईबीआईटी गिरा, कितने से गिरा, कितने परसेंटेज से गिरा, 122.5% से नेगेटिव का साइन लगाया क्योंकि गिरा है। 122.5, देखिए पॉजिटिव 40 से नेगेटिव 9 पर गया, तो मतलब 49,000 से गिरा। कहां से गिरा, 40,000 से। ठीक है जी, ना हम यहाँ पर रिस्क की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कोई चीज रिस्की है, रिस्की का क्या मतलब होता है कि करवाने को फायदा भी करवा सकती है, नुकसान कराने को डाउनवर्ड साइड पर नुकसान भी करा सकती है। Both the companies had same actual result in 2019। स्टार्टिंग पॉइंट जो 10,000 यूनिट्स का था, दोनों के पास 40,000 का ईबीआईटी आ रहा था। बट 2020 का सिनारियो देखते हुए आपको क्या लगता है किस कंपनी ने ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, केस टू वाली कंपनी ने। क्यों रिस्क इसने ज्यादा लिया हुआ है, इसने फिक्स कॉस्ट अपने पास ज्यादा रखा हुआ है, इसने अपने पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा रखा हुआ है। तो रिस्क का क्या मतलब है, दोनों तरफा बात होती है।
फायदा करवाने को ज्यादा फायदा भी ये करवाएगी चीज, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात है जी। बट नुकसान कराने को ज्यादा नुकसान भी फिर किसी जगह पर होगा। आप समझो, जब हम फेवरेबल साइड पर बात कर रहे थे, आउटपुट ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी ज्यादा थी। वही 20% से कंपनी वन भी अपना आउटपुट बढ़ाती, बट इसकी प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोथ सिर्फ 25% रह जाती, वेयर कंपनी टू की प्रॉफिट ग्रोथ तो 35% थी। तो फिक्स कॉस्ट नाम की चीज हम बोल रहे हैं कि ज्यादा आउटपुट बेचोगे, ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगी, फिक्स कॉस्ट में तो अपनी वही जगह रहना है ना। सो हायर द कंट्रीब्यूशन हायर द प्रॉफिट जी। तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हायर फिक्स कॉस्ट रखना अच्छी बात हो गई। अल्टीमेटली कंपनी को ज्यादा फायदा हो गया। मतलब कंपनी अपना वेरिएबल कॉस्ट कम रखे जी, बस फिक्स कॉस्ट चाहे ज्यादा भी हो कोई टेंशन नहीं, इफ थिंग्स आर फेवरेबल। बट इफ थिंग्स आर नॉट फेवरेबल, इफ थिंग्स आर नॉट फेवरेबल, हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रख के भी क्या करोगे? एक यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी दे रहे हैं? 7 पर यूनिट की अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट जब बिकने वाले यूनिट ही नहीं ज्यादा, क्या क्या फायदा हो जाएगा इस चीज का? क्या क्या पहाड़ तोड़ लोगे? फिक्स कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, बर्डन तो बहुत ज्यादा है। इस केस में अच्छी रह गई कंपनी का, क्योंकि थोड़ा बहुत इससे पॉजिटिव सेंस में प्रॉफिट कमा गई, क्योंकि इसने रिस्क कम लिया हुआ था। रिस्क किस चीज का? फिक्स्ड कॉस्ट नाम का रिस्क। इसके पास फिक्स्ड कॉस्ट छोटी थी, तो डेफिनेटली इसको फिक्स्ड कॉस्ट की कवरेज में इतना स्ट्रेस नहीं था। अगर कंट्रीब्यूशन छोटी सी आई तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो छोटा सा ही था, बचा कुछ प्रॉफिट थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बच गया, राइट। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं देयर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज। लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। हम बोलते हैं हायर द रिस्क हायर द मेजर ऑफ लीवरेज। तो अब हम रिस्क को ना क्वांटिफाई कर रहे हैं, हम अब एक ना नंबर निकालेंगे, हम जिससे पता चलता है कि जिस कंपनी में वो नंबर ज्यादा है, मतलब वो कंपनी ज्यादा रिस्क ले रही है, और उस नंबर का नाम हमने रख दिया लीवरेज। ठीक हो क्या जी? अब ये तो मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल बताया है, जिसमें मैंने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या इन जनरल फिक्स कॉस्ट का नाम ले लिया। बाय द वे, ये फिक्स कॉस्ट को मैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल रही हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट? बिजनेस डे टू डे होने वाले खर्चे, यहाँ पर सैलरीज आ जाता है जी, रेंटल कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये सभी फिक्स कॉस्ट आ जाएंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब जो ऑब्लिगेशंस इनकर करनी करनी है, इंटरेस्ट। अब अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें, आपके पास ना एक पेज छोड़कर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा प्रॉब्लम। पेज नंबर 4.3, ये इनकम स्टेटमेंट आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी बनाते आए हैं। देखो ईबीआईटी पर पहुंच गए, ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट माइनस हुआ तो आया ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस हुआ तो आया पैट, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ईपीएस आ गया। हाँ, बोलते हैं ये तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसने रिस्क फैक्टर रखना ही रखना है। रिस्क क्या रहेगा कि ये कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, कब इसको लेकर रिस्क हमेशा रहेगा। एक और फिक्स्ड कॉस्ट है इंटरेस्ट नाम की, और प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की। है तो दोनों ये फिक्स्ड अमाउंट की ऑब्लिगेशंस ना। ऐसा तो नहीं है अगर ईबीआईटी ज्यादा हो गया तो इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड फिगर। ऐसे प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या है? इफ पैट इज सफिशिएंट टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, सफिशिएंट है तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे, बट एक बार पे करना तो अमाउंट तो फिक्स है ना प्रेफरेंस डिविडेंड की, ये बात सब वेरी करने वाली है। तो इन दोनों को हम बोल देते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से निकल कर आती है एक लीवरेज जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से निकल कर आती है लीवरेज जिसका नाम दिया जाता है फाइनेंशियल लीवरेज। और दोनों को कंसीडर कर लो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग भी फिक्स्ड फाइनेंशियल भी, तो होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंबाइंड। इन अदर वर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का ये पोर्शन कवर हो रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज में। लिख सकते हो आप, ईपीआईटी से बढ़कर आगे ईपीएस तक फाइनेंशियल लीवरेज कवर हो रहा है, और पूरी स्टेटमेंट कंबाइंड लीवरेज कवर कर रही है। हाँ जी,
ऑपरेटिंग लीवरेज निकल कर आती है रिस्क से। रिस्क इस हिसाब से हमारे पास रिस्क भी तीन तरीके के हो गए, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और एक होता है कंबाइंड रिस्क। बिजनेस रिस्क अभी तक मैंने आपको एग्जांपल में ऊपर डिस्कस करवाया, वो बिजनेस रिस्क ही था, मतलब जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर रिस्क की बात कर रहा था। जो ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन है ना, वो समझाने के लिए मुझे आपको ना एक केस, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट बात को समझना। What if a company does not incur any fixed cost at all? Any fixed cost at all? तो उसके साथ क्या होगा, एक बार जरा लिखते हैं, आपने लिखना नहीं है, सिर्फ बाकी समझिए। लेट अस से वो 10,000 यूनिट्स बेच रही है और उसकी सेल होती है एट द रेट 10 पर यूनिट पर, ठीक है जी। तो 1 लाख की सेल वैल्यू, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रही है 5 पर यूनिट का 50,000, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 50,000। 50,000। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट इनकर होता ही नहीं है, तो प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी कितना आ गया? 50,000। अगर ये कंपनी की 20% ग्रोथ होनी है, तो आउटपुट कितना बिकेगा? 12,000। तो सेल वैल्यू कितनी आएगी? 1,20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 60,000। कंट्रीब्यूशन कितनी? 60,000। और यही कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट भी बन जाएगी। प्रॉफिट कितने से ग्रो हो रहा है? 20% से। और अगर 70% से डिक्लाइन भी करना हो, मतलब आउटपुट अब हो जाएगा 3,000 यूनिट्स, अगर 70% डिक्लाइन इन आउटपुट है, तो सेल हो जाएगी 30,000 की जनरेट, 15,000 का वेरिएबल कॉस्ट, 15,000 की कंट्रीब्यूशन और वही 15,000 का ईपीआईटी। आउटपुट डिक्लाइन किया 70% से, प्रॉफिट कितने से डिक्लाइन किया? 70%। ठीक है जी। अब ये कौन सा केस है, ऐसी कंपनी जिसने फिक्स कॉस्ट को जीरो रखा है, मतलब इट इज अ नो रिस्क कंपनी। नो रिस्क कंपनी है तो उस केस में बोलते हैं कोई फायदे नुकसान वाली बात ही नहीं है। 20% से आउटपुट ग्रो करेगा तो 20% से प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। आउटपुट अगर 70% से गिरा गिरा तो प्रॉफिट भी 70% से गिरेगा। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ नो रिस्क सिचुएशन। नो रिस्क सिचुएशन का मतलब देयर इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन ईडीआईटी when there is some change in sales। 10% से सेल इंप्रूव होगी तो प्रॉफिट भी 10% से इंप्रूव होगा। 30% से सेल गिर गई तो प्रॉफिट भी 30% से गिरेगा। देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वड एज सच। रिस्क कहाँ पे है? केस 1 और केस 2 में है। केस 1 में थोड़ा कम है बट रिस्क डेफिनेटली है। क्या यहाँ पर प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ था? नहीं। यहाँ पर आप देखो 70% से आउटपुट गिरा, क्या प्रॉफिट भी 70% से गिरा था? नहीं गिरा था। प्रॉफिट कितने से गिरा था? 87.5। केस 2 में 70% से आउटपुट गिरा, प्रॉफिट कितने से गिरा? 122.5। हम बोलते हैं देयर इज सम मैग्निफिकेशन इन्वॉल्व। मैग्निफिकेशन मतलब आउटपुट का इम्पैक्ट कम होता है, उसकी वजह से प्रॉफिट का इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है जी। एंड डेफिनेटली जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर मैग्निफिकेशन भी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन। अगर आप एक बार डेफिनेशन पर आए पेज नंबर 4.3 पर, देखिए अगर मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे, इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज डिस्प्रपोर्शनेटली विद चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। मतलब जहां पर हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रख लिया, तो अगर सेल वॉल्यूम 10% से चेंज होगी, जी ईबीआईटी 10% से नहीं, 10% से कहीं ज्यादा, 12% डिपेंडिंग अपॉन कितना रिस्क लिया है, 12%, 20%, 25%, तो डिस्प्रपोर्शनेट चेंज होगा जहां पर भी रिस्क है, जहां पर भी फिक्स्ड कॉस्ट है। And this disproportionate change is caused by operating fixed cost which does not change with the change in sales। ठीक है जी। ऑल राइट। तो ये मेजर भी कैसे करते हैं, आपने क्या करना है बच्चे, पेज नंबर 4.4 पर टॉप में एक बॉक्स है। अब जो बच्चे आज मेरे को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे से कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं पढ़ा हुआ, आप सभी को वैसे पता है बुक्स किस हिसाब से डिजाइंड है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, तो कॉन्सेप्ट हमारा सारा बुक में जाएगा। इट इज ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि हमारे कॉपी में है। ठीक है जी। तो बुक में ही फॉर्मूला जाएंगे हमारे, हमने अपने हाथों से लिखना है। सेकंड बॉक्स में लिखना है जी आपने, सेकंड बॉक्स में ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी divided by percentage change in sales।
अब सेल्स का मतलब या तो आप सेल्स वॉल्यूम ले लो, यूनिट्स का चेंज उठा लो, या वैल्यू का चेंज उठा लो, परसेंटेज चेंज तो सेम रहेगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लिख लिया सभी ने फॉर्मूला? अच्छा, अब आप अपने पेज पर वापस जाओ, जो पहले पेज पर आपने काम किया, उधर आपने ऑलरेडी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किए हुए हैं। इवन इफ यू डू नॉट हैव दिस स्पेस, कोई बात नहीं, बट वेरीफाई करवाओ। जब हम 2020 का बजट बना रहे थे, हमने 25% से ईबीआईटी चेंज एक्सपेक्ट किया व्हेन सेल्स वॉल्यूम वाज चेंज बाय 20%। 25% डिवाइडेड बाय 20% कितना आ रहा है? 1.25। इसी चीज को आप कंपेयर भी कर सकते हो। जब हमने एक्चुअल रिजल्ट देखा, मेरा सेल्स कितने से डिक्लाइन हुआ? 70% से। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स वाज 70%। व्हाट वाज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? आपने उसी वक्त मुझे बता दिया था 87.5। ये भी कितना आ रहा है? 1.25। ठीक हो गया जी। अगर आप यही मेजर आप केस टू के लिए अप्लाई करें, केस टू के लिए, हाँ जी, केस टू में 35% डिवाइडेड बाय आउटपुट चेंज कितना एक्सपेक्ट किया था? ये 1.75 आ रहा है, चेक करो, 1.75। और अगर आप 122.5 डिवाइडेड बाय 70% करोगे तो ये भी 1.75 ही है। क्या हुआ काजल, बताओ? वही मैं आपको बता रही हूँ, सेम क्यों आ रहा है, अभी आपको मैं बता दूंगी। बेसिकली सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि चेंज कहाँ से मेजर कर रहे हो, हमने वर्ड चेंज यूज किया ना, परसेंटेज चेंज। कहाँ से? 10,000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लीवरेज हमें बता देती है कि व्हेन वी आर स्टैंडिंग एट 10,000 आउटपुट, हमने कितना रिस्क लिया हुआ है। उस रिस्क को मैंने क्वांटिफाई कर दिया कि 1.75। ठीक है, एंड हमको पता है 1.75 इज अ हायर नंबर एज कम्पेयर टू 1.25। ये तो पहले ही बता दिया था हमने कि केस टू हैज मोर रिस्क एज कम्पेयर टू केस वन। अब नंबर के हिसाब से भी हम बोल रहे हैं केस टू हैज मोर लीवरेज एज कम्पेयर टू केस वन। ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली इस चीज का क्या मतलब है जब हम परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं? अगर मैं आपको रफली बोलूं कि आपने, मैंने बोल दिया व्हाट इफ आउटपुट इंक्रीजेस बाय 60%। 10,000 से आउटपुट 60% बढ़ के कितना हो जाएगा? 16,000। कितना ईबीआईटी होगा? अब आपको दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सोचो, मैं केस टू की बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ आउटपुट 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा 60% से, तो रिवाइज्ड आउटपुट इज नाउ 16,000। व्हाट इज रिवाइज्ड ईबीआईटी एट दैट लेवल? आपको दोबारा से इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, आपने बोलना है कि हम तो ऑपरेटिंग लीवरेज लेकर चल रहे हैं, कितनी? 1.75। और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सेल्स हम कितने परसेंट से चेंज करवा रहे हैं? 60% से। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 105%। तो मेरा आउटपुट 105% से इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी सॉरी, ईबीआईटी 105% से इंक्रीज कर जाएगा। तो 40,000 अगर ईबीआईटी अभी है, उसको 105% से बढ़ा दोगे, रिवाइज ईबीआईटी आ जाएगा, जो भी है। 105% से बढ़ा दोगे मतलब 42,000 से बढ़ा दोगे, तो रिवाइज ईबीआईटी विल बी 82,000। ठीक है जी। तो आपको कहीं ना कहीं लीवरेज का ये भी फायदा हो गया। ऐसे तो देखो, जब बजट बनाया जाता है बहुत सारे आउटपुट के लिए बनाया जाता है, सो फाइनेंशियल मैनेजर शुड नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क दे आर टेकिंग। तो उस टाइम पर बार बार हम रिवाइज इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने बैठेंगे, हमको फटाफट एक स्टेप में कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इफ माय आउटपुट फॉल्स बाय 5%? मेरा ईबीआईटी कितने से फॉल कर जाएगा? 1.75 इंटू 5 करके, जो भी आंसर आ। ठीक है जी। अच्छा, ध्यान से देखना, जब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, इसी चीज को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो करते करते हम ऑपरेटिंग लीवरेज के एक और फॉर्मूला पे पहुंच जाते हैं। पहले आप वो फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हो। इट इज सिंपली कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया फॉर्मूला, बट निकल कर कहाँ से आ रहा है? परसेंटेज चेंज वाले से निकल कर। सिंपली कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी।
ठीक है जी। अब ऐसा है, जब हमने ये डिराइव कहाँ से किया, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से, दैट काइंड ऑफ डेरिवेशन इज नॉट इन योर स्कोप वैसे, बट आप चाहते हैं कि मैं एक बार बता दूं कैसे आ रहा है फॉर्मूला? क्यूरियोसिटी आ रही है मन में? नहीं, कईयों के आ भी रही है, करवा देते हैं। देखिए आईसीआईपी ना सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज में डिराइव करके बता रहा है, बाकी की आगे की लीवरेज जिसमें वो डिराइव करके नहीं बता रहा, बट एक तरीके से अप्रोच सेम रहेगी। हमने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर लिखा था, राइट, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे लिखा था, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी को क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ओरिजिनल ईबीआईटी, ऐसे तो हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। और हम सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो ये डिवाइड हो रहा है डेल्टा क्यू, मैं क्वांटिटी को मेंशन कर रही हूँ क्यू से, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर हो गया जी? अच्छा, मेरा ईबीआईटी कैसे निकल कर आ रहा है, सेल्स में से हमने माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन आया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना चीजों को ऐसे लिख रही हूँ कि मेरा जो ईबीआईटी निकल कर आया है, दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को मैंने बाहर डिवाइड किया क्वांटिटी से, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आई। टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया मैंने फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को मैंने डिनोट कर दिया एफ से। तो एस क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और वी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। क्लियर हो गया जी? इस चीज को अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो डेल्टा क्यू ब्रैकेट में एस माइनस वी और फिर माइनस एफ अपॉन ओरिजिनल क्यू एस माइनस वी माइनस एफ क्या था, ये चीज क्लियर हो गई। और अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ये उल्टी बात हो गई, देखो ध्यान से। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम रेसिप्रोकल ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या है, हर चीज के बाहर डेल्टा है, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इस चीज को कि डेल्टा एफ तो कुछ होता ही नहीं, देर इज नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करके क्या ऐसे लिख सकती हूँ, इट इज डेल्टा क्यू एस माइनस वी। क्लियर हो गया जी? एंड इट इज क्यू एस माइनस वी, इधर तो एफ रहेगा ही रहेगा, इनटू क्वांटिटी, और इधर क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा क्वांटिटी। क्लियर हो गया? कैन आई से डेल्टा क्वांटिटी से डेल्टा क्वांटिटी कैन बी कैंसल्ड आउट? ये तो नहीं बोलोगे क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर दो, इधर एफ भी माइनस हो रहा था तो क्यू से क्यू नहीं माइनस होगा। मेरे पास बच क्या गया, क्यू एस माइनस वी और क्यू एस माइनस वी माइनस एफ। इस चीज को एक्सपैंड करो, एस क्या था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी क्या था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट में क्या रह गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ओरिजिनल ही है, चेंज नहीं है जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। और ये क्या है, ईबीआईटी, ओरिजिनल ईबीआईटी। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला से वी हैव अराइव्ड एट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। नाउ दिस इज द ओनली लीवरेज जिसमें मैंने ये डेरिवेशन एक्सप्लेन की है। बाकी लीवरेज जिसमें ना आईसीआई बॉदर कर रहा है, ना ही आपको बॉदर करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज नॉट इन योर स्कोप। ठीक है? एंड अगर आप यही वाला फॉर्मूला लगाते हो, वापस से केस वन की तरफ जाओ। प्रॉमिस लास्ट टाइम हम केस वन केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप परसेंटेज चेंज के बारे में बॉदर करते ही ना, आप सीधा 2019 के एक्चुअल फिगर्स के हिसाब से काम करते, ये 10,000 यूनिट्स पर कैलकुलेट करते, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000, चेक करो कितना आ रहा है, 1.25। हमने परसेंटेज चेंज से भी निकाला हुआ है। अगर यही आप 10,000 यूनिट्स पर चेक करो, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 70,000 अपॉन 40,000, 1.75, और वो हमने परसेंटेज चेंज से भी फाइंड आउट किया हुआ। क्लियर हो गया जी? तो ऑब्वियसली अब हमें पता चल गया कि rather than going for percentage change, what is better for us, सीधा फॉर्मूला लगा लो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वो बेटर रहेगा। ठीक है, आपने ना बस एक रिमार्क लिखना है जो आपने फॉर्मूलाज लिखे, फिर उसके बाद we are going to start with questions. Measured at particular level of sales. Measured at particular level of sales. Page number 4.3.
लिख लिया सभी ने रिमार्क? एंड जो नेक्स्ट पेज पर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज वाला, आपने यहाँ पर लिखना है change is measured from that level of sales. Change is measured from that level of sales for which first formula is applied. Change is measured from that level of sales for which first formula is applied. देखिए, जो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है, अगर मैं 10,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करूं अलग आएगी, बट यही कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आप किसी और आउटपुट लेवल के लिए कैलकुलेट करो अलग आएगी। हर आउटपुट लेवल की अपना ऑपरेटिंग लीवरेज होगा अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। बट जब वो दूसरा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगाना है, हमने बोला ना आंसर सेम आता है दोनों फॉर्मूला से। आंसर तभी सेम आएगा जब आप चेंज भी वहां से कैलकुलेट कर रहे हो जहां के लिए आपने ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाया। इन माय एग्जाम्पल, चाहे कंपनी 1 थी चाहे कंपनी 2 थी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 10,000। तो कंपनी 1 के लिए मैंने कैलकुलेट करवाया कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 1.25। उसी 10,000 से जब आपने परसेंटेज चेंज मेजर किए तो जाके परसेंटेज चेंज का आंसर के हिसाब से भी ऑपरेटिंग लीवरेज 1.25 यार। ये नहीं कहीं और से हमने परसेंटेज चेंज मेजर किया। 10,000 के लिए हमने परसेंटेज चेंज 10,000 से ही परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी। तो अब कहने का मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे और स्टार्टिंग पॉइंट से ही चेंज मेजर करोगे, तभी हम बोलते हैं दोनों फॉर्मूला का आंसर सेम ही आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट को कॉमन रखना। ठीक है जी। ओके। अब ऐसा है, वैसे तो और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, बट अगर मैंने आज की क्लास में वो करवा दी तो आप भाग जाओगे और या तो मुझे भगा दोगे। आप तो क्या भागोगे, आपको तो अगली क्लास लगानी है, मेरे को भगा दोगे। अब क्या है, बस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट हर क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त ना एक चीज रखना, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लीवरेज का काम करना है तो हर क्वेश्चन में प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इफ पॉसिबल। ठीक। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a company produces and sells 10,000 shirts. Selling price per shirt is rupees 500. Variable cost is 200 per shirt and fixed operating cost is 25 lakhs. कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। पहली रिक्वायरमेंट पर ही फोकस रखेंगे, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। आपको काम कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए जी, अपनी कॉपीज खोल लीजिए, श्री गणेश कीजिए अगर आप न्यू कॉपी लगा रहे हैं तो। मैं कॉपी नहीं लाई हुई। शाबाश। आप मुझे जानते हो और आपको पता है कि मैं शगुन के बिना आपको वापस भेजती नहीं हूँ। मैंने हमेशा बताया हुआ है शगुन के क्वेश्चन तो होते ही होते हैं हमेशा। बिना न्यूमेरिकल करवाए मेरे को नींद नहीं आनी थी रात में। ऐसा कैसे हो गया? कॉपी तो लगती। चलो कहीं से अरेंज करो खाली पेजेस। हाँ जी जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाइए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ईबीआईटी। यहाँ तक अपना काम कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर फिगर्स हैं, आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना जानते हैं, फटाफट से बनाइए।
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी। ईबीआईटी 5 लाख आ रहा है। चलिए बच्चे, अब मैं स्क्रीन हटा रही हूँ, फटाफट से काम कर लेते हैं। 10,000 इंटू 500, ये कितना होता है? 50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गई 30 लाख, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख। हमारे पास ईबीआईटी आ गया 5 लाख। तो जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, उसका आंसर आप दे पाएंगे? फॉर्मूला लिखिए, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 30 लाख डिवाइडेड बाय, तो आंसर आ रहा है 6। और इसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, रिस्क का मेजर इज 6 टाइम्स, इस तरीके से। अब ये 6 से क्या पता चलता है, वही तो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है। अगली रिक्वायरमेंट देखो जी, अगली रिक्वायरमेंट, सभी के पास आंसर आ गया 6। चलिए अगली रिक्वायरमेंट, अगली रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है, इफ सेल्स आर अप बाय 10%, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी? हाँ जी, तो आपको ये नहीं है कि रिवाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है, ना जी ना, लीवरेज का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए कि यहीं से, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर सेल्स चेंज हो रही है तो परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हमारी सेल्स कितने से अप हो रही है? 10% से। तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आ गया 60%। रिवाइज्ड ईबीआईटी की रुपी वैल्यू कितनी आएगी इन दैट केस? अप हो रहा है ना, सेल्स अप है तो ईबीआईटी भी अप होगा, तो ऐड का साइन लगा देना। ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 5 लाख। ये 60% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख बता रहे हो, ठीक है। चलो, क्या आप कैलकुलेटर में ऐसे ही ओरली कैलकुलेशन करके ये बता सकते हो, व्हाट इफ सेल्स डिक्लाइंड बाय 10%? अभी तो हमने केस किया गो अप बाय 10%, अगर डिक्लाइन बाय 10% होता तो 60% से गिर जाती। 5 लाख में से 60% गिरा दोगे तो बच जाएगा 2 लाख। कर पाओगे? अच्छा, अब लिखने वाला सेवा भाव करना। सेवा, सेवा मतलब एक्स्ट्रा। चलो, if sales decline by 20%, if sales decline by 20%, calculate revised EBIT. If sales decline by 20%, calculate revised EBIT. चलो करके बताओ। वन लाख नेगेटिव में बता रहे हैं, अच्छा देख लेते हैं जी। हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, वैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना था? 6 टाइम। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ रहा है आपके पास? 120%। डाउनवर्ड चेंज है तो माइनस कर पाओगे। मेरा ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 5 लाख। इसको 120% से गिरा दोगे, मतलब 6 लाख से गिरा दोगे तो नेगेटिव में 1 लाख।
मतलब लॉस है आपके पास 1 लाख का। तो आप देखो, यहां से पता चल रहा है दैट ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर होना 6 times इज क्वाइट हायर नंबर। A mere change of 20% decline in output is wiping off profits. अच्छा खासा पॉजिटिव में बीआईटी चल रहा था 5 लाख, 20% आउटपुट क्या गिरा, ये प्रॉफिट का तो लॉस ही हो गया हमको, 120% से प्रॉफिट की गया। 6 times नंबर का होना काफी हाई फिगर, बट ये रिस्क की बात है। फेवरेबल साइड पर यही बढ़ चढ़ के अच्छी बात भी होगी। आउटपुट बेयरली 20% से इंक्रीज होगा, हमारा प्रॉफिट 120% से इंक्रीज कर जाएगा। तो तभी हम बोल रहे हैं ये रिस्क है। ठीक है जी, फेवरेबल साइड में एडवांटेज, अनफेवरेबल साइड पे डिसएडवांटेज। ठीक हो गया जी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ABCD। स्क्रीन पर क्वेश्चन रख देते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। हमारे पास 4 फर्म्स हैं जी, जिनका सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। What calculations can you draw with respect to levels of fixed cost and degree of operating leverage result? Explain. Assume number of units sold is 5000। जो कह रहे हैं ना कि ये एक्सप्लेन करो कुछ, आपको पहले क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ और ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, व्हाट इज द आउटपुट, क्योंकि ऊपर तो ये पर यूनिट इन्फॉर्मेशन है, आउटपुट कितना लेना है 5000। चलो जी, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। एक ही प्रॉफिट स्टेटमेंट में 4 कॉलम बना लो ABCD। एक ही प्रॉफिट स्टेटमेंट में 4 कॉलम बना लो ABCD। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 7। दोबारा से बताओ। 7 पॉइंट्स में तो नहीं है। 2 3 और 1। आपका 1.8 आ रहा था, कैलकुलेशन वेरीफाई करवाए। फॉर्म बी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 80,000 आ रही है, 80,000 माइनस 40,000 करके ADAT भी 40 आ रहा है, तो 2 टाइम्स है। ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर मैच कीजिए, जिसके पास ये आंसर्स नहीं आ रहे हैं मुझे बताएंगे। हाँ जी, डन। ऑलराइट, अब हमको ना कुछ कमेंट देना है फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर भी। अब देखिएगा, हमारे पास स्पेशली जो ये 1 है ना, 1, जब ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर 1 आता है इसका मतलब लीवरेज है ही नहीं है। लीवरेज है ही नहीं है मतलब रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। जो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट है वही परसेंटेज चेंज इन EBIT भी रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं अनलीवर्ड। तो इसके नीचे कमेंट में लिख सकते हैं
यहाँ बोलते हैं लीवरेज डज नॉट एक्सिस्ट। तो जस्ट बिकॉज वर्ड लिख रहे हैं डज नॉट एक्सिस्ट, इसका ये मतलब नहीं आंसर 0 होना चाहिए। मतलब लीवरेज का आंसर जब 1 है मतलब अनलीवर्ड है, देन नो एक्सिस्टेंस ऑफ लीवरेज, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नील है यहाँ पर। नो, फॉर्म ए का जो आंसर आया 7 टाइम्स, इट इज वेरी हाई नंबर। इसका क्या मतलब है, अगर आउटपुट 10% से गिरा, सिर्फ 10% से 70% से प्रॉफिट गिर जाएगा, और 70% प्रॉफिट डिक्लाइन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। तो इसका क्या मतलब है, ये वेरी हाईली लीवर्ड है। हाईली लीवर्ड मतलब लीवरेज का दूसरा नाम रिस्क है, हाईली रिस्की फर्म फर्म है। और जब फर्म बी और सी है, 2 और 3 दीज आर मॉडरेट नंबर्स, दीज आर मॉडरेट नंबर्स, तो इसको बोल देंगे मॉडरेटली लीवर्ड, मॉडरेटली लीवर्ड। ठीक है, तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या रिस्क अवॉइड कर देना चाहिए, क्या एक कंपनी को फर्म डी जैसा काम करना चाहिए कि जहां पे वो फिक्स कॉस्ट टेकअप ही नहीं कर रही? व्हाट इज योर एडवाइस? थोड़ा रिस्क तो होना चाहिए, क्योंकि कल को आउटपुट ग्रोथ हो रही है, फिर कोई बढ़ चढ़ के मैग्नीफाइड फायदा ही नहीं होना। आउटपुट 10% से बढ़ रहा है, अपना प्रॉफिट भी 10% से बढ़ रहा है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, बट वो थोड़ा बहुत ही रहे, बहुत ज्यादा मत ले। अगर आप में से कोई कन्विंस्ड नहीं भी है इस चीज को लेकर कि नहीं यार सेफ साइड खेल लो, स्टिल मैं इसी चीज को रिलेट करती हूँ अपने एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मैं हटा सकती हूँ ये स्क्रीन, सभी ने कमेंट्स नोट कर लिए? मेरे पास ना, मैं एज फैकल्टी काम कर रही हूँ और मेरे पास 2 जगह से ऑफर है, इंस्टीट्यूट 1 एंड इंस्टीट्यूट 2। ठीक है, और मेरे को दोनों जगह एक तरीके से कुछ रेंट पे करना है, बट एक जगह मेरे को रेंट पे करना है फिक्स्ड, कि बच्चे जितने मर्जी आए, रेवेन्यू आपका, फीस आप कलेक्ट कर रहे हो, बट आप हमें यहाँ पर कुछ एक रेंट का अमाउंट दे रहे हो पर। ठीक है, तो इधर रेंट हो गया फिक्स्ड। और कई जगह से ऐसे भी ऑफर आता है कि जो फीस आ रही है उसका 30% 40% हमारा, बाकी 60-70% आपका। तो एक तरीके से उधर भी मैं रेंट पे कर रही हूँ, बट वो रेंट हो गया एक तरीके से वेरिएबल नेचर, वेरिएबल नेचर का। ठीक है ना, क्योंकि जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से मुझे 20 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20%, 30%, 40% जो भी है को इंस्टीट्यूट को पे करना है। अच्छा, व्हाट डू यू एडवाइस, मेरे को आप क्या एडवाइस दोगे? वेरिएबल रेंट, सेफ साइड अगर आपको रहना है तो फिक्स। safe considering that I am a teacher for about 9 years now, मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टेंशन नहीं, फिक्स्ड रेंट। ठीक है, अगर मैं ये वाला काम करने लगूंगी ना, आप ही लोग मेरे को टोकोगे, मैं खुद कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर और बेवकूफी वाला काम करती हूँ। क्यों? आपको बच्चों की क्या कमी है? तो जो बच्चे आ रहे हैं, रेवेन्यू आपका, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा किताबें, किताबें काट के भी आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ चढ़ के आपको ही बच रहा है। अगर आप फिक्स्ड रेंट पे करते हो तो आप फायदे में हो, क्योंकि एक बच्चा आया तो उस एक बच्चे की फीस पूरी आपकी पॉकेट में, एक तरीके से बस बुक की कॉस्ट निकालनी है, वो तो बेयर मिनिमम होती है। फिर जो बच रहा है आपके पास ही बच रहा है, रेंट तो कौन सा आपको दोबारा से देना पड़ेगा उस एक बच्चे के लिए एडिशनल, वेराज इस मॉडल में रेंट देना पड़ता है। So if a company is looking to grow, and every company would want to grow, every company, चाहे वो इनिशियली नई नई भी सेटअप हुई है, हर कोई ग्रोथ ही फोर्सी करता है ना फ्यूचर में। सो if a company would like to grow, वो इतनी भी सेफ गेम नहीं खेलना चाहेंगे कि वो बिल्कुल ही फिक्स्ड कॉस्ट ना इनकम करे। थोड़ा बहुत तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का रिस्क तो वो लेंगे ही लेंगे। बहुत सेफ गेम करके खेल के कोई फायदा नहीं। ठीक हो गया जी? ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। X Limited has estimated that for a new product, its break-even point is 20,000 units if the item is sold for 14 per unit and the variable cost is 9 per unit. Calculate degree of operating leverage for sales volume 25,000 और 30,000। बच्चे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि वो बच्चे तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ लिया है पूरा पूरा, बट जो अभी पढ़ ही रहे हैं उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेंशन आ गया है यहाँ पर नाम ब्रेक इवन पॉइंट का। हाँ जी, यस, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ।
फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर आएगा, बुक 2 में अभी तक आपने वो पढ़ा नहीं है, वहां पर डिस्कस होगा। तो अभी के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, बट लॉजिक्स एंड एवरीथिंग ये, हाँ जी, सर्विस कॉस्टिंग में भी पढ़ लिया था। शाबाश, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी होती है। हाँ जी, नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन। एंड उस चीज का फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है, लिख लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक बार आपको बताइए फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, तसल्ली हो जाएगी आप लोग। बताइए, बता ही देते हैं। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आपने सही बताया, नो प्रॉफिट नो नेगेटिव में भी लॉसेस नथिंग। तो हमारी एक जो प्रॉफिट स्टेटमेंट चलती आती है उसके हिसाब से कहना है इसे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन शुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जिसमें प्रॉफिट फिगर बिल्कुल जीरो है। करेक्ट है जी। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का मेरा मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर। तो अब नंबर ऑफ यूनिट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ही छोड़, दूसरी साइड पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करवा, बन गया ना फॉर्मूला, दैट ब्रेक इवन में नंबर ऑफ यूनिट्स आर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिंपल, जो ही ऊपर फॉर्मूला लिखवाया वही बन गया। ठीक है जी। अच्छा, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला ही लिखना था, आपको ये डेरिवेशन कब समझाई जाएगी, कोई चक्कर नहीं, जब आप करोगे मार्जिनल कॉस्टिंग जी। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 20,000 यूनिट्स, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल पर यूनिट है 14, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 9, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 5। फिक्स कॉस्ट के फिगर गायब थी, फिक्स कॉस्ट की फिगर आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, ओके। अब ये क्यों चाहिए थे हमें फिक्स कॉस्ट के फिगर, क्यों सॉल्व किया, क्योंकि अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ईबीआईटी के लिए सॉल्व करना है। व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम 25,000 और 30,000। बच्चा फॉर्मूला लगाना हमने कंट्रीब्यूशन पर ईबीआईटी, मैंने उस फॉर्मूला के बगल में आपको एक रिमार्क लिखवाया था, क्या रिमार्क लिखवाया था, मेजर डाटा पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। मतलब अगर सेल्स वॉल्यूम 25,000 के लिए कैलकुलेट करोगे आंसर अलग आएगा, 30,000 के लिए कैलकुलेट करोगे आंसर अलग आएगा। करो अलग से कैलकुलेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स 25,000 यूनिट्स और 30,000। हाँ जी, सेल्स, सेलिंग प्राइस क्या है 14 पर यूनिट, जो भी सेल्स वाली वाली है बता देना, 3,50,000 4,20,000 वेरिएबल कॉस्ट, 9 पर यूनिट के हिसाब से 2,25,000 और 2,10,000। कंट्रीब्यूशन 1,25,000 एंड 2,10,000। 10,000 कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, हाँ मैं वही तेरी कुछ गड़बड़ तो हुई है, ये 70,000 है ना, तो ये फिगर कितनी है, 1,50,000 फिक्स्ड कॉस्ट, वो आपने कैलकुलेट की हुई है, कितनी थी 1 लाख। हाँ जी, ईबीआईटी आ गया 25,000 और जी 5 टाइम्स और
3 times. 5 times, 3 times. थ्री टाइम्स। हाँ जी, आंसर आ गया। अच्छा, एक जस्ट एक एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, आउटपुट ग्रोथ हो रही है वैसे, राइट। अच्छा, आउटपुट ग्रो करने से हम रिस्क के वीजावी क्या पोजीशन बोल सकते हैं कि हम रिस्क को बेटर कवर कर पा रहे हैं। इट इज बेटर कवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हेंस हमारा रिस्क कम हो रहा है। और रिस्क को आप क्वांटिफाई करते हो बाय कैलकुलेटिंग लीवरेज, तो हमको दिखाई दे रहा है लीवरेज का नंबर भी गिर रहा है, मतलब रिस्क कम हो गया है जब आउटपुट हमारा ग्रो हो गया। कई बार ना ऐसे बोल देते हैं, व्हाट कमेंट कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दी अबव फिगर्स। तो एक क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट कभी कमेंट देना पड़े, कभी कमेंट देना पड़े, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि when output has increased, when output has increased, comma, business risk has lowered, and hence operating leverage has declined. Operating leverage has declined. ठीक हो गया जी? ओके। बच्चे ऐसा है, अगला क्वेश्चन विदाउट एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। जो एक्स्ट्रा डिस्कशन अभी हमारी पेंडिंग चल रही है टैबुलर फॉर्म वाली, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ क्लास हम उस टेबल का नोटिंग पोर्शंस कंप्लीट करेंगे। आप अपना दिमाग बंद करके बैठ सकते हैं, सिर्फ आपने स्क्रीन से नोट डाउन करना है। आई वुड नॉट लाइक टू बोर यू दैट मच टुडे इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ। कल जब हमारे माइंड्स फ्रेश होंगे, कल या हमारी नेक्स्ट क्लास कब है, परसों है। हमारे एफएम की नेक्स्ट क्लास परसों होगी विद फ्रेश माइंड, वी विल डिस्कस जो भी हमने टेबल में काम लिखा हुआ है। ठीक है जी, कोई होमवर्क भी नहीं मिल रहा, बट वैसे मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। ठीक है, 3 times after that. ठीक है जी। अच्छा वैसे ऐसा है, दिस लीवरेज चैप्टर अभी तक सो फार ठीक लग रहा है। इसी तरीके से फॉर्मूला एप्लीकेशन है, इनफैक्ट होल एफएम इज अबाउट फॉर्मूला एप्लीकेशन। अगर आप मुझसे पूछोगे कि दो ही सब्जेक्ट की सेम टीचर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज समथिंग व्हिच ऑफर्स अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन नई बात बोलते हैं और आप लोगों की शिकायत ही यही आती है, मैम हर क्वेश्चन नया बन जाता है हमारे लिए। एफएम उस मामले में क्या है, वैरायटी नहीं है, बस फॉर्मुला लगाई जाओ। तो टू दैट एक्सटेंड आप बोलोगे मैम बोर हो रहे हैं। ठीक है, खुश तो आप ऐसे कभी होते नहीं हो, बट आई एम टेलिंग यू इट इज दैट स्कोरिंग द सब्जेक्ट। और इतना इजी है, इस बार लीवरेजेस से नवंबर 2023 अटेम्प्ट में लीवरेजेस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन ऑलरेडी विद एग्जैक्ट फिगर्स मेरी बुक में पहले से ही था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विद एग्जैक्ट सेम फिगर्स, इनफैक्ट एक रिक्वायरमेंट कम भी पूछी थी उन्होंने एग्जाम्स। ये है एफएम सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन लेवल। ठीक है, तो मेरे को 50 on 50 अगर मैं बोलूं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। इट इज वेरी इजी टू स्कोर 50 on। ठीक है, चलो नो प्रेशर, नो प्रेशर। चलिए बस नोटिंग कर लीजिए। सिर्फ नोट करना है, आपने सोचना नहीं है मैम क्या लिखवा रहे हैं। सिर्फ नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में सब एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या बना, इज इक्वल टू 1 है। सिर्फ और सिर्फ नोट कीजिए। जहाँ पर राइटिंग नहीं समझ में आ रही पूछ लीजिए।
1/MOS रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम है इसका पूरा, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। 1/मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, मम्मी ओवन क्या ऑपरेटिंग लीवरेज। एक सेकंड नीचे बच्चे, एक सेकंड, ये थोड़ा सा स्क्रीन हिल गई है, एक सेकंड नीचे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी आपके पास हैंडआउट्स नहीं है, सो इफ यू वांट टू ऑल टुगेदर स्किप दिस राइटिंग पोर्शन चलेगा, क्योंकि आपके पास हैंडआउट्स नहीं है। एंड इफ यू हैव प्लान्स ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफलाइन क्लास वेरी सून इन अपकमिंग डेज, तो ठीक, यहीं पे आपको मिल जाएगा। बट जैसे ईशा आप आउट ऑफ स्टेशन है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है उसका प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा। बिजनेस रिस्क के बाद फॉल्स, बिजनेस डिस्काउंट्स। हाँ जी, बीटा। यहाँ तक हो गया। एक नीचे नोटिस में पॉइंट नंबर 2 में लिख लीजिएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसको हम शॉर्ट में DOL भी बोल देते हैं, बात वही है। ऑपरेटिंग लीवरेज बोल दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोल दो। इट कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। एज एन एडिशनल एक्सप्लेनेशन, इट कैन बी 0 or less, or it can be 1 or more। नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग लीवरेज टॉपिक के ही 4 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज का सामना नहीं होगा। बेसिकली हम पहले 1 by 1 इंडिविजुअल लीवरेज पढ़ रहे हैं,
फिर मेन चैप्टर इज अबाउट कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ द लीवरेजेस इन जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बार बार आती रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो रुक जाइए, बता दीजिए इफ देयर एनी डाउट, इफ देयर एनी कंसर्न्स व्हाटसोएवर अबाउट दिस सब्जेक्ट। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय। Thank